Okay, welcome all to excellent classes. So here we are going to start the class 9th physics और हमको एक बेसिक आइडिया लेना है क्लास 9th के फिजिक्स में क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा फिजिक्स का, वो है मैकेनिक्स का स्टार्टिंग, दैट इज़ मोशन। ओके, सो हमारा फिजिक्स, somebody is wanting to join, let me make him in. ओके ओके, सो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है फिजिक्स के बारे में समझना। फिजिक्स हम लोग का टोटल 3 भाग में डिवाइडेड है। पूरा हमारा फिजिक्स का जो ये है, जो भी है, फिजिक्स इज टोटली अबाउट एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट टोटल 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल हाँ, कौन कुछ पूछ रहा है तो यू कैन आस्क माइक ऑन करके। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल का स्टार्टिंग होता है क्लास 10 से, मैकेनिकल का स्टार्टिंग होता है 9 से। सिंस मैकेनिकल हम लोग का वास्ट सिलेबस है, तो हम लोग का स्टार्टिंग है मोशन से। तो एक ऑब्जेक्ट, हम कोई एक अगर ऑब्जेक्ट को समझे, एक ऑब्जेक्ट 2 कंडीशन में रह सकता है मैकेनिकल में। एक होता है रेस्ट में रह सकता है, एक हो सकता है वो मोशन में है। अब जो रेस्ट में है मतलब उसका वेलोसिटी 0 है, ही इज ऑलरेडी इन स्टैटिक स्टेट। अब उसके फिजिक्स में क्या समझना, दोनों हम अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहली बात, फिजिक्स का सबसे मेन पॉइंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हम एक रूम में बंदे, मतलब एक रूम के अंदर हमारा पूरा एनवायरनमेंट सीमित है। अब इस रूम के अंदर अगर मेरा एक बॉल पड़ा हुआ है और मैं भी खड़ा हुआ हूँ, मैं भी रेस्ट में हूँ, मेरा बॉल भी रेस्ट में है, somebody would say that we both are in motion because the earth is rotating 24 hours. So that's not the point. The point is, the observer himself is in the earth, and I am also moving with the same speed and rotating in the same direction as the ball is moving in respect to the earth. So the observer is also moving with the same speed and the same velocity. So for me, the object is at rest. It doesn't matter if the earth is rotating or not. So the frame of reference is a point from where you are observing a work is going on or it is in rest. It is absolutely the matter from where you are seeing. मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेस्ट के लिए हमारा पहला तो वेलोसिटी 0 आ रहा है। अगर मोशन में है तो वेलोसिटी तो 0 नहीं है, कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि कुछ समय में कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है। या फिर और एक कंडीशन हो सकता है, उसका शेप बदल रहा है, मतलब आई एम अप्लाइंग ए फोर्स इन इट, उसका वेलोसिटी नहीं हो रहा है लेकिन उसमें कोई चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम कोई स्पॉन्ज बॉल को पकड़े, उसमें दोनों साइड से प्रेशर देने से बॉल कोई तरीके से मूवमेंट नहीं किया, लेकिन द बॉल गेट्स स्क्वीज्ड। मतलब क्या है, बॉल अपने रेस्ट पोजीशन में रहने का कोशिश कर रहा है, और कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस अगर ऑब्जेक्ट के शेप में हुआ, इट इज़ ड्यू टू द बैलेंस्ड पार्ट ऑफ द फोर्स। एक साइड से फोर्स लगाने से कभी उसका शेप चेंज नहीं होता, बैलेंस पार्ट ऑफ द फोर्स। ये हमको समझना है। तो हम समझ गए रेस्ट और मोशन में उसका डिफरेंस। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मोशन को समझना। मोशन है मतलब हमारा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है? 3 तरीके का हो सकता है। डिस्टेंस 0 होगा या फिर कुछ वैल्यू होगा पॉजिटिव में।
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कारण, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा मैं जहाँ खड़ा हूँ, मतलब तो ऑब्जर्वर वेयर इट इज़ प्रेजेंट, उसके पीछे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर मूवमेंट नहीं किया या फिर जहाँ गया उधर से फिर से वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो ये सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। डिस्टेंस का भी नेगेटिव इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑब्जर्वर के अगेंस्ट कहीं भी जाए वो पॉजिटिव डायरेक्शन ही पकड़ते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नियम है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में एक ही डिफरेंस है, एक में मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, स्केलर ओनली हैव मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, क्रॉस मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये जरूरी है। ओके, इतना दूर समझ लिए हम लोग। ओके, अब आते हैं, अगर हमारा बॉडी मूव कर रहा है, इट इज गेटिंग अ डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल हम दे ही देते हैं, इट विल बी वेरी बेटर टू अंडरस्टैंड सिंस एवरीबॉडी हु इज वाचिंग इज द फर्स्ट टाइम इज लर्निंग फिजिक्स। ओके, एक बच्चा अगर अपना घर से एक पार्क जा रहा है जो कि 20 मीटर की दूरी पे है उसके घर से, और उधर से वो स्कूल जा रहा है जो कि वेट अ मिनट, हाँ, उधर से वो अपना स्कूल जा रहा है जो कि 10 मीटर की दूरी पे है। माई स्कूल इज लोकेटेड हियर, इट इज द स्कूल, इट इज द पार्क, इट इज द होम। अब डिस्टेंस होता है द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, जो कि है 20 मीटर प्लस 10 मीटर। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 मीटर्स। अब है मेरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट path between the starting and the final destination. Okay, the shortest path between the starting and the final destination को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो लेट्स सी क्या है। इस पॉइंट से जब हम एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो घर से लेके स्कूल तक कितना कर रहा है वो होगा, अगर इसको 90 डिग्री पकड़ लिए, दैट विल बी 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इज रूट अंडर ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, that is equals to root under of 400 plus 100, that is equal to 500 root, that is equal to 10 root 5 meters,
ऐसे हम लोग पता चल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम लोग निकालते हैं ऐसे है, सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो सब एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अगर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके बारे में डिटेल में सम सॉल्व करेंगे। आज बस एक डेमो क्लास है, तो मैं बस छोटा छोटा एग्जांपल देके इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग के सिलेबस में समरीज गेटिंग ओके। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया हम लोग को मिल गया। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में सोचते हैं। व्हाट डज ए यूनिफॉर्म मोशन मीन्स? यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? Anybody in the chat wants to guess what does a uniform motion say? अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहा जाता है द मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब सेम डिस्टेंस सेम स्पीड एक पर्टिकुलर निर्धारित समय पर ही कवर किया जाता है, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मेरा एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज डिस्टेंस, इट विल रिमेन द सेम इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में कुछ चेंज नहीं होता। अगर डिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट सब टाइम के लिए। एक सेकंड के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा था वो भी नेक्स्ट एक सेकंड के लिए उतना ही कवर किया जाएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मेरा पहला 5 सेकंड में इतना वेलोसिटी में चला तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उतना वेलोसिटी में चलना चाहिए, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं हम इसको। लेट्स कंसिडर ए कार। ड्राइंग। अच्छा, टाइम के बारे में सोचते हैं हम। एक स्टॉप वॉच लगा है इधर, टाइम t इक्वल्स टू 0। अभी मेरा गाड़ी रेस पे है, मतलब माई कार इज मूविंग विद सम स्पीड, आई डोंट नो, आई हैव टू कैलकुलेट दैट द एवरेज स्पीड वेलोसिटी ऑफ माई कार। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 तक 10 मीटर की दूरी कंप्लीट करता है, और नेक्स्ट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, मतलब और 5 सेकेंड बाद वो और 10 सेकेंड 10 मीटर कंप्लीट कर रहा है। हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो ये पता चला। तो पहला 5 सेकेंड के लिए हम लोग अगर इसका एवरेज स्पीड निकाले, एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स, इट विल कम आउट टू बी एज 10 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 seconds. 5 seconds, that is, actually we can elaborate write 10 meters by 5 minus 0 t2 minus t1 seconds, that is equals to 10 upon 5, that's equal to 2 meter per second. Okay, and how to prove that it is a uniform? Let's see. To see that it's a uniform motion, I have to be very clear that the next 5 seconds is also for equal the same speed. For the next 10 seconds, from 5 to 10 seconds, we cover total 10 meter of the distance. T2 minus T1, that's equals to 10 upon 5 again, that is 2 meter per second. Okay, now we got the same. To be very sure that this car is moving in a uniform velocity, so the average velocity from here to here will also be the same. So let's calculate for the total time. Average velocity for 10 seconds
equals to 10 plus 10 meter divided by 10 seconds. Okay, that's equals to 20 by 10. That's again 2 meter per second. So here we prove that the car is a uniform motion. We get a clear idea that the car is uniform motion. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जो कोई भी समय, कोई भी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो हर टाइम सेम नहीं हो सकता. मतलब द वेलोसिटी कैन बी इंक्रीजिंग, the distance covering at the time is increasing, the distance in particular time is increasing या फिर decreasing. So the car will be either accelerating or it is slowing down its speed per second. So हमको पता चलना है कि वेलोसिटी किसको कहते हैं. पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि किसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करते हैं. एग्जांपल देते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. Okay, so we have a car again. Starting from t equals to 0. In 5 seconds, it covers a distance of 10 meter. In next 5 seconds, it covers a distance of 20 meter. Okay. Let's see. For the first 5 seconds, case 1. Okay, for the first 5 seconds, starting from 0 to 5, we are getting 10 meter distance covered. From 5 in a 0 second, we get into a conclusion that 2 meter per second. The car is moving in a 2 meter per second for the first 5 seconds. उसके बाद हम नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए देखेंगे, 5 से 10 सेकेंड के लिए जो आएगा 10 मीटर cover. It's covering 20 meter of distance. Sorry, it's my fault. 20 meters of the distance. 10 minus 5 second. ठीक है. So here 20 by 5. That's equals to 4 meter per second. We can clearly see that there is a hike of 2 meter per second velocity rise. So there is surely an acceleration and acceleration there. So it is a non-uniform motion. And we cannot predict after how much time it will cover how much distance. So it's a non-uniform motion. Now coming to the graph, let us understand. First we understand that speed equals to distance by time, and velocity equals to displacement upon time. The definition of speed is rate of change of distance, and for velocity is rate of change of displacement. ठीक. अब आते हैं डिस्टेंस वेलोसिटी पता चल गया, एक नया टर्म आएगा एक्सेलरेशन, उसके बारे में पता चलेगा हम लोग को. हम लोग के सिलेबस में पूरा सिस्टम एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जाता है तब हमारा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है. स्ट्रेट लाइन में अगर होता है तो स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी, क्योंकि
डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और टाइम दोनों के लिए सेम होता है। ठीक, कोई एक जन कंफर्म करो कि मैं मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है एंड इट इज़ ऑडिबल एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल, क्या समझा रहा हूँ सबको पता चल रहा है कि नहीं? कोई कंफर्म कर दीजिए माइक ऑन करके। इज इट गुड टू गो? ओके, स्पीड और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में सेम होता है क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है हम लोग को। तो चलिए ग्राफ की तरफ जाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन? ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? लेट्स टेक अ स्पीड टाइम ग्राफ। Speed time graph. In speed time graph, we say the velocity is constant. It means there will be no change of velocity however the time flows. 1 सेकेंड के लिए जितना वेलोसिटी था 2 सेकेंड में भी उतना वेलोसिटी रहा, 3 सेकेंड में उतना ही वेलोसिटी रहा। देर इज नो चेंज ऑफ स्पीड। इसको कहते हैं कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में कवर हो रहा है। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट ग्राफ हम डिस्टेंस टाइम में देखते हैं। डिस्टेंस टाइम में द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बट मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, जो कि यूनिफॉर्मली हो रहा है। यहाँ मेरा स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप यानी कि डी बाई टी कांस्टेंट है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का इसका इक्विवेलेंट ग्राफ ये होता है। अच्छा, फिर हम जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन एक नया टर्म आएगा हम लोग के इधर, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है अगर मेरा पहला तो वेलोसिटी था कि जो अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है शॉर्ट एक सेम टाइम के लिए, एक टाइम के लिए अगर 1 सेकेंड के लिए डिस्टेंस 10 मीटर हो रहा है और नेक्स्ट मतलब क्या बोले, वेलोसिटी का बढ़ना मतलब होता है मेरा एक फिक्स टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, मैं 1 सेकेंड में इतना स्पीड में चल रहा था, नेक्स्ट दूसरा सेकेंड में और मैं डबल स्पीड में चल रहा हूँ, तो देयर आई एक्सेलरेटेड माई सेल्फ। सो इधर एक्सेलरेशन का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मेरा टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, इसको हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। पहला तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस देखिए। वेलोसिटी होता है कि मैं 1 सेकेंड में पहले 10 मीटर चल रहा था, अभी 1 सेकेंड में मैं 20 मीटर चल रहा हूँ, मतलब देयर इज ए स्पीड इन चेंज। अगर एक्सीलरेशन का बात करें, एक्सीलरेशन मतलब मैं पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड में था, अभी से दूसरे सेकेंड में मैं 4 मीटर पर सेकेंड में आया, मतलब मैं इधर अपना वेलोसिटी बढ़ाया, जो कि मेरा इन टर्न मेरा डिस्टेंस भी बढ़ाएगा। सो पहला पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज होगा, if velocity rises acceleration also rises, मतलब velocity is directly proportional to acceleration, but अगर distance बढ़ा इसका मतलब velocity बढ़ा, but acceleration बढ़ भी सकता है और it may be zero, because constant velocity
में भी एक्सीलरेशन 0 हो सकता है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो एक्सीलरेशन में भी 0, क्योंकि मैं इधर से इतना दूर गया, माई एक्सीलरेशन इज 0 बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग इन द मीन टाइम, तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड भी बड़ा होगा क्योंकि सर्कल में ज़्यादा कवर डिस्टेंस होता है। ओके, दैट्स इट। अब एक्सीलरेशन का बात पता चला। अब एक्सीलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी के साथ देखते हैं। माई कार इज हैविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं वीटी का ग्राफ ड्राइंग कर रहा हूँ। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन 0 है मेरा, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अब माई थिंग इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चल रहा है, मतलब मेरा वी टी टाइम कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर मैं देखूँ, मेरा वी टी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, ये सेम चीज़ अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बोला, मेरा एक्सीलरेशन सेम है तो ये कांस्टेंट होगा हर टाइम पीरियड के लिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको पता चलने के लिए हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा। कमिंग सून इनटू इट। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग न्यूटन का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। न्यूटन का फॉर्मूला यूज़ होता है सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion. What does Newton's first law of motion say? First law of motion, it is said that any object tends to remain at rest or in a state of motion unless or until an external unbalanced force is applied। साइंस का बात है तो हमको बहुत ध्यान से देखना, बारीकी से देखना पड़ेगा। द थिंग इज, हमारा इधर ये एक लॉ है, वी कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज ऑफ द लॉ बिकॉज लॉ इटसेल्फ इज प्रूवन, एंड उसमें एक पॉइंट मिस करना मतलब हम कुछ गलत बना रहे हैं अपने से, एंड वी कैन नॉट डू दैट। मेरा बात है any object tends to remain at rest or in the state of motion unless or until an external unbalanced force is applied। मतलब क्या है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है, कोई कार के अंदर बैठा हुआ है, धक्का मार रहा है, तो कार वोंट मूव, इट वोंट मूव इन द प्लेन, it have to be an external force। what does an external force means? मतलब टोटल ऑब्जेक्ट जिसको हम पकड़े हैं उसके बाहर से फोर्स लगेगा, तब ही जाकर हमारा एक मूवमेंट दिखाई देगा उस ऑब्जेक्ट का। एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठ के जिंदगी का सारा जोर लगा दे फिर भी वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट मूव द कार इटसेल्फ। द कार में बी जंपिंग ऑन इट्स प्लेस ऑन और ऑसिलेटिंग इन द अप डाउन ओनली ऑसिलेटिंग होगा, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा नहीं। नाउ व्हाट डज एन अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स? अनबैलेंस्ड फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं, अगर मेरा एक बक्सा इधर रखा हुआ है 10 kg का और हम इधर से 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसको रोकने के लिए बस फ्रिक्शन फोर्स है
वो भी उससे कम होगा, आई गेस 2 न्यूटन होगा। अब इसका अनबैलेंस्ड पार्ट कितना है, हम टोटली इफेक्टिव अगर फ्रिक्शन को पकड़ ले, फ्रिक्शन 2 न्यूटन दे रहा है, हम अप्लाई 5 न्यूटन कर रहे हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स मेरा कितना है, अनबैलेंस्ड पार्ट है 3 न्यूटन का। और अगर हम देखें बैलेंस्ड पार्ट, द बैलेंस्ड पार्ट इज द कैंसल्ड पार्ट दैट इज द 2 न्यूटन। और ये बैलेंस्ड पार्ट ऑफ द फोर्स के लिए मेरा डिफॉर्मेशन होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied। मतलब क्या, इसको डिकोड करते हैं पूरा मतलब को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा पहला तो चेंज ऑफ मतलब एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा। मतलब मैं अगर मोमेंटम को पी से डिनोट कर दूं तो एक होगा पी फाइनल, एक होगा पी इनिशियल। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम मतलब मेरा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ पी बाय द चेंज इन टाइम दैट इज टी। अगर इसको फिर से डिकोड करें तो मेरा आता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई बाय टाइम टी। अगर टी टाइम में ये काम किया जा रहा है तो टी। अच्छा, अब हमको पता है मोमेंटम मतलब, व्हाट डज मोमेंटम मीन। मोमेंटम होता है एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है, कितना मास है और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप लोग के लिए इतना ही जरूरी है मोमेंटम का मतलब, ये जान लीजिए। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू। यह इनिशियल वेलोसिटी, यह फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इससे हम डिकोड कर पा रहे हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, कॉमन ले लिए, वी माइनस यू बाई टी। अब अगर हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो अगर ध्यान से देखा जाए वी एफ माइनस वी आई ही लिखा हुआ है बाई टी, और वी एफ को हम वी पकड़े हैं और वी आई को यू अपॉन टी। मतलब देखा जाए कि मेरा एक्सीलरेशन ही लिखा गया है इस पार्ट में, तो हम इसको इधर डिनोट कर देते हैं। एफ इज इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि उसका वैल्यू 1 के इक्वल है। और मेरा ये पार्ट आया है ए एम इंटू ए एंड वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू एम ए। हमारा फिजिक्स का सबसे चाहिता फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, इसके बाद जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ न्यूटन का सबसे फेमस लॉ है ये। एवरी
ईच एंड एवरी बच्चा इसके बारे में जानते भी है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है, मेरा एक दीवार है, मैं एक दीवार पे मुक्का मार रहा हूँ 2 न्यूटन का। ये दीवार तो मूव नहीं करेगा, आइदर ये टूट जाएगा या फिर मेरे हाथ में उतना ही फोर्स वापस देगा। अब तो ये एब्जॉर्व कर रहा है ना। अगर हम आइडियल केस में देखें फिजिक्स का, इट नेवर मूव्स, और एक्चुअली में भी ये मूव नहीं करेगा 2 न्यूटन की फोर्स में। ये उल्टा मेरे को 2 न्यूटन का फोर्स से हाथ में धक्का मारेगा, क्योंकि इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात है। मतलब क्या, मैं अगर इसको मार रहा हूँ तो मेरे तरफ से ये आ रहा है कि आई एम गिविंग अ किक टू द वॉल विद अ 2 न्यूटन फोर्स। और अगर दीवार की तरफ से देखा जाए, दीवार को लगेगा कि दीवार मेरे को मार रहा है, वो भी 2 न्यूटन की फोर्स से। तो हम जस्ट डायरेक्शन अलग है, सिंस एक फोर्स एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी कैन राइट दैट इफ लेट इट बी ए एंड इट बी बी, ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ बी ए, बट डायरेक्शन के चलते अगर हम इसको लिखे एफ ए बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग का एंड क्लास 12 तक इसका बहुत यूज़ है और हम लोग को इसको देखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिशन वगैरह हर चीज़ में ये लगेगा, इंपॉर्टेंट है ये। इट्स नॉट द आंसर, इट्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे न्यूटन साहब ने 3 फॉर्मूले दिए थे हमको। पहला फॉर्मूला है, सब हम देख लेते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से मिल गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मेरा इनिशियल वेलोसिटी अगर u है और फाइनल वेलोसिटी v है तो v माइनस यू बाई टी हमारा एक्सेलरेशन होता है, जहाँ से हमको पता चल रहा है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अगर ए टी पता चल गया, v इक्वल्स टू यू उस साइड ले जाते हैं, u प्लस ए टी। वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इधर से हमको क्या 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 मिल सकता है, अगर इस फील्ड में मेरा एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, चेंज पता चल जाएगा मेरे को। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, सबका डेरिवेशन भी मैं देता जाऊंगा। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पकड़ते हैं, अब इसको ग्राफिकल मेथड में प्रूफ कर देते हैं। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मानते हैं कि हमारा 0 टाइम में जब स्टार्ट नहीं हुआ था, हम तभी से मेरा गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड के गति से बढ़ रहा है, या 2 मीटर पर सेकेंड से उसका स्टार्टिंग था, 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट्स एक्सिलरेटिंग यूनिफॉर्मली, अब एक्सिलरेशन हो रहा है। सोचते ये टाइम t तक है, और यह इनिशियल वेलोसिटी जो कि 2 था हम पकड़ लिए, तो हम इसको लिख रहे हैं u, लेट नॉट कंसिडर एनी वैल्यू ऑफ इट्स। और ये फाइनल तक गया वो है v, लेट्स कंसिडर इट्स फाइनल इज v। तो हमको पता क्या चला, अब हमको देखना है कि इधर से इसका वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन का पॉइंट है ना, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। एक्सेलरेशन होता है स्लोप कितना है इसका। अब मेरा इस टाइम में स्लोप, एक्सेलरेशन का स्लोप देखना है। स्लोप इधर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्लोप विल नॉट बी चेंजिंग सिंस इट्स ए यूनिफॉर्म मोशन, सो इसका आएगा, इसका डिफरेंस मतलब इतना तो u था ही पहले, v इतना है, v से u माइनस करेंगे, v माइनस यू, और टाइम तो t ही कवर हुआ है, तो v माइनस यू बाई टी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ होगा फिर भी बता दे रहे, राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा, इसका हम लोग लेते हैं tan थीटा को लेते हैं एज अ स्लोप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। अच्छा, चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट में। अब आता है
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको देखना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा वेट लेट मी सी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है टोटल टाइम में। ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट ऐसे भी करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज एस बाई टी। अगर हमारा सिस्टम इज इन एक्सीलरेशन, कुछ भी हो, एस इक्वल्स वी इक्वल्स टू एस बाई टी लग सकता है एवरेज में। अब मेरा इससे आया कि मेरा ऑब्जेक्ट वॉज इन यूनिफॉर्म मोशन, सो एवरेज वेलोसिटी अगर हो रहा है तो हम एवरेज वेलोसिटी, तो किसी चीज़ का अगर एवरेज निकालते हैं तो हम उसको दोनों का सम करके पहला जो वेलोसिटी था प्लस लास्ट में जो वेलोसिटी है उसको डिवाइड बाई 2 कर दे, ये भी एवरेज है मीन। तो हमारा ये तो साइंटिफिकली निकला, ये मैथमेटिकली निकला। लेट्स कंप्यूट दिस एस बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू। ओके, नाउ वी हैव टू सी दैट मैं इसमें v का वैल्यू तो मेरे को पता था, v का वैल्यू था u प्लस ए टी, v वॉज u प्लस ए टी। लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ v। अगर मैं इधर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो s बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाई टू। अब अगर हम ध्यान से देखें, s बाई टी इक्वल्स टू 2u बाई टू प्लस ए टी बाई टू। अब अगर इसको कंटिन्यू करें फिर देखा जाए, एस बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बाई टू, और इस टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ, इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मेरा आ गया, ग्राफिकल वाला हम क्लास में पढ़ा देंगे। तो अभी तो डेमो है तो मैं बस सबका प्रूफ दिखा रहा हूँ कैसे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फिज़िक्स है इट्स द नॉर्मल नेचर। अगर कोई फिज़िक्स जानता है तो वो कुछ नहीं जानता है, एक्चुअली वो जान रहा है अपना नेचर को। मैथमेटिक्स इज़ द मेन की टू डिकोड द फिज़िक्स। मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये हम लोग को याद रखना है। तो कैसे निकल रहा है मैथमेटिक्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ इट इज़ हैपनिंग। हम जो देख रहे हैं उसको मैथमेटिकली लिखना बहुत बड़ी बात है। दैट्स वाई वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। ओके, लेट गो टू द थर्ड फार्मूला। व्हाट द थर्ड फार्मूला इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस है मेरा डिस्टेंस कवर्ड, फिर बता दे रहा हूँ मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, टी है टाइम, टी तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है सो इट्स नॉट नीडेड ऑन। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। इधर भी हमको पता है कि एस बाई टी इज एवरेज वेलोसिटी, जो कि है यू प्लस वी बाई टू। तो हम इधर से लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। इसको ये भी लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू। और हमको क्या पता था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो वी कैन डिकोड t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। उसको इधर पुट कर देते हैं, v माइनस यू बाई ए। तो आप लोग को इधर फिर से एक मैथमेटिक्स का फार्मूला मिल गया, s इक्वल्स टू नीचे तो 2a आ गया, ऊपर है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का टर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इधर मेरा ये कंप्लीट होता है, तो मैं इधर लिखता हूँ
s equals to v square minus u square by 2a cross multiplication, and we got the answer. We're doing the cross multiplication. S okay, v square minus u square equals to 2as, जो कि हम लिख सकते हैं v square equals to u square plus 2as. Hence proved. सो आज के लिए हम इतना समझ पाए कि कैसे हमको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, हाउ इजी इट इज़, फिजिक्स को डीप में समझना है. स्टॉप वॉच लेके हम लोग डिस्कस किए एवरीथिंग एंड ऑल. तो हमको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये तो है फिजिक्स का फंडा. तो हम तो मैथ्स भी पढ़ाएंगे आप लोग को बोले, तो कैसे मैथ्स को सॉल्व करेंगे हम लोग क्लासेस में, वो आपको ट्रिक दिखाते हैं. कैसे हर चीज़ का प्रूफ हमको रियल लाइफ से मिलता है, हम आपको ये दिखा देंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू समथिंग. अच्छा, एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं आप लोगों को. अच्छा, आप लोग हमको बताइए एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है. एरिया ऑफ अ सर्कल हम सभी जानते हैं ये पाई आर स्क्वायर होता है. लेकिन कहाँ से आया, कैसे इसको आ सकता है, कभी कोई सोचा है? लेट्स विजुअलाइज इट. चलिए, फिजिक्स पढ़े हैं तो विजुअलाइजेशन अच्छा हो चुका होगा इतना देर में, तो आप लोग को देखते हैं, आप लोग समझ पाते हैं. इधर मेरा एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर हमको पता है कि 2 पाई आर होता है. इसका रेडियस इधर से इधर ये आर है, और मेरे को इसका एरिया निकालना है. आई हैव टू गेट द एरिया ऑफ इट. सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरिया में मेरे को कितना कपड़ा लगेगा उस एरिया को भरने के लिए, वो आपको दिखा देता हूँ. मैं एक छोटा सा एक कपड़े का रोल इधर फेंका, छोटा सा, मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस का. मैं इधर कपड़ा फेंका, जैसे गोल गोल घुमाते गया, एक पॉइंट में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा बीच में बैठा, और मैं पहला कपड़ा को खोल दिया नीचे. ये बेस है जिसका वैल्यू आया था 2 पाई आर. इसके ऊपर इसके उसके ऊपर वाला खोला, इसके ऊपर वाला खोला, खोला, खोला. इट टर्न्स टू बी ए ट्रायंगल, जिसका ये तो सेंटर था, सेंटर से बेस का डिस्टेंस आर था, ये आर डिस्टेंस है. एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस है 2 पाई आर, हाइट है आर. आ गया ना पाई आर स्क्वायर. दिस इज हाउ एरिया ऑफ द सर्कल कम्स. हाँ, 12th में जाओगे तो ये गलत प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यू विल गेट इनटू ए डबल इंटीग्रेशन फॉर्मेट. तो अभी के लिए समझने के लिए कभी विजुअलाइज करना, या ऐसे हम लोग पहले एक चीज़ को डिसइंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कैलकुलस में. और लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब समेशन, डिफरेंशिएशन का मतलब उसको तोड़ देना है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. I guess you enjoyed the class. Thank you for today. Thank you. Let's end the meeting here.